Hello everyone. So today we have with us Suvankar Pratyush Pathak. He has All India rank 11 and this was his very first attempt. So welcome Suvankar. Thank you, sir. Thank you so much. Yeah. So we'll talk with Suvankar about his strategy regarding mathematics and in general CSC preparation. So the first ritual questions. How was your reaction when you come to know that you are in the PDF and that is also with very good rank? Sir, I think just before our result came, I think 2 or 3 minutes before the PDF came, I was just hoping that even if I get the last rank, I will be very happy. So I was not at all expecting such a good rank. My mains and interview had gone well, so I was expecting to be in the list somewhere, most likely around 100, 120 like that. But 11th rank was very. I mean, I could not. I remember after the result came, every hour I was checking the UPSC website whether they have not changed the PDF because I wanted to ensure that this is the real result and not a fake one. So it was very humbling actually, and soon after the result, I think 1 or 2 days after, I also realized that this is the start of something and it is not the end goal in itself. So I was very happy to be in the list at such a position, and it was very humbling for me. It was a very different sort of experience. I cannot describe it in words actually. Yeah, this is like mathematics abstract algebra. Yes, sir. Acha, okay. So, means this UPSC preparation, this is a long phase. Means sometimes people give 3, 4, even till 6 attempts. So, means what was the thing which kept you motivated? Like you also prepared for almost 1.5 years. So means what are means aspirants always ask कि उनमें thoughts उस टाइप के रहते हैं कि कभी ऐसा होता है कि will I be able to make it or not. So उस टाइप की चीजों से how did you deal? सर आई थिंक अनप्रेडिक्टेबिलिटी है इस एग्जामिनेशन में, एंड एज स्टूडेंट्स हमको वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा. तो इट इज़ नॉट समथिंग कि हम सोच रहे हैं डेली कि आज होगा, कल सोच रहे हैं नहीं होगा. उससे हमको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है. जो मेरा मेन मोटिव ये था कि मैं अपनी पूरी जान लगाऊंगा प्रिपरेशन में. आई विल पुट माई ब्लड एंड स्वेट इनटू दिस. रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं है. होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होना होगा तो कुछ और कर लेंगे. लेकिन एटलीस्ट जब तक मैं प्रिपेयर करूंगा, आई विल प्रिपेयर एज इफ आई एम गोइंग टू क्लियर द एग्जामिनेशन. एंड आई फोकस्ड ऑन द प्रोसेस रादर देन द रिजल्ट. कि सुबह उठ के अगर मुझे 1 घंटा पेपर और करंट अफेयर्स पढ़ना है तो वो मैं पढ़ूंगा. फिर मुझे 4 से 5 घंटे मैथ्स पढ़ने हैं, 4 से 5 घंटे जीएस पढ़ना है. फिर 2-3 घंटा अगर आंसर राइटिंग करनी है, जब मेंस के टाइम पे कर रहा था. तो मैं प्रोसेस पे बहुत ओरिएंटेड रहता था, ना कि रिजल्ट के बारे में सोचना कि रिजल्ट कैसा आएगा, क्या आएगा. बहुत लोग, मैं ये भी सोचता हूँ, जैसे अभी मेरी बहुत लोगों से बात हुई है जो तैयारी कर रहे हैं, वो मुझे एक डाउट पूछते हैं, सर अगर हमारी 70-80 रैंक आ गई और आईएएस में खराब काडर मिल गया. मैंने कहा पहले आओ तो, सही उसके बाद बात। सोचना है इन चीज़ों के बारे में. तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप पहले प्रोसेस पे ध्यान दीजिए कि आपको अगर मॉडर्न अलजेब्रा खत्म करना है 25 दिन में, तो वो 25 दिन में या 27 दिन में खत्म हो जाना चाहिए. फिर आपके टारगेट्स होने चाहिए. तो मैं टारगेट पे बहुत ज़्यादा फोकस रखता था और प्रोसेस पे ज़्यादा फोकस था, ना कि रिजल्ट के बारे में सोचने में, क्योंकि वो हमारे हाथ में ही नहीं है. तो उसमें सोचने के, फिर टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं था. यस। अच्छा, इस फेज में जैसे वी हैव वन ऑप्शनल, ठीक है। तो जनरली ये है कि अगर ऑप्शनल थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा, मीन्स इंटरेस्टिंग इन द सेंस कि इट डिपेंड ऑन द पर्सन कि उसका इंटरेस्ट क्या है, तो इट विल कीप हिम गोइंग कि चलो ऑप्शनल। जैसे कि अगर जीएस से बंदा बोर हो जाता है तो ही विल शिफ्ट टू ऑप्शनल। सो यस सर. आपके क्या कंसिडरेशंस थे ऑप्शनल्स के लिए कि मतलब व्हाई डिड यू चूज मैथ, या और भी कुछ कंसिडरेशन थे इनिशियली? सर मैथमेटिक्स मुझे लगता है कि सबसे पहले तो जब मैंने ऑप्शनल के बारे में सोचा, तो एक चीज़ मैं लोगों को पहले बताना चाहता हूँ कि आप तैयारी स्टार्ट करने के बाद ऑप्शनल के बारे में मत सोचिए. आप अपना ऑप्शनल पहले डिसाइड करिए, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पेपर है आपके पूरे मेंस एग्जाम में. क्योंकि यूपीएससी आपको किसी भी पेपर में, जीएस के पेपर में 150 मार्क्स नहीं देने वाला है. ऐसे में भी अब 150 नंबर नहीं आते हैं. तो एंड आप ऑप्शनल में दोनों पेपर में आ सकते हैं. तो ऑप्शनल आपके लिए बहुत क्रूशियल पेपर है. तो ऑप्शनल शुड बी डिसाइडेड बिफोर हैंड. सेकेंडली, जब मैं ऑप्शनल डिसाइड कर रहा था सर, तो मैंने ये देखा कि जीएस मेरे लिए कम्प्लीटली न्यू है. तो ऑप्शनल मुझे कम्प्लीटली न्यू नहीं पढ़ना. तो मेरे पास दो ही ऑप्शन थे. एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो मेरी ग्रेजुएशन थी, और एक मैथमेटिक्स था. और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मैंने नहीं ली क्योंकि सर मुझे लगा 3 साल की इंजीनियरिंग 8 महीने में करना बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए. एंड मुझे स्क्रैच से करना पड़ता, क्योंकि बहुत अच्छी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मेरी थी नहीं. एंड मैथमेटिक्स ऐसा था सर, मेरा एप्टीट्यूड बहुत अच्छा है मैथ्स में. मैं हमेशा से अच्छा ही रहा हूँ मैथ्स में. मेरी जेई में भी सिलेक्शन मैथ्स की वजह से ही हुई थी. एक नेचुरल कॉन्फिडेंस भी था. कॉलेज में के भी सिलेबस काफ़ी हद तक अलाइन थी, 60-65%. एंड मैंने देखा कि मैथ्स के जितने फायदे हैं सर, वो उसके नुकसान को ओवरशैडो कर जा रहे थे.
तो मुझे लगा कि ये ऑप्शनल सही है, मैंने डिसाइड किया, मटेरियल भी अच्छा था, टॉपर्स का गाइडेंस भी अच्छा था, तो मैंने डिसाइड किया कि मैथ्स मेरा ऑप्शनल रहेगा। मैंने देखा मार्क्स भी अच्छे आते हैं क्योंकि अल्टीमेटली मार्क्स ही लाने हैं। तो थोड़े इसमें है नेगेटिव्स मैथ्स के, लेकिन वो उनके पॉजिटिव्स मैथ्स के इतने ज़्यादा हैं कि वो सारे कुछ ओवरशैडो कर जाते हैं, तो फिर मैंने फाइनली ये डिसीजन लिया। अच्छा, मैथमेटिक्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन ये रहता है कि कुछ जीएस से देर इज नथिंग कॉमन, सो यस सर। हाउ टू बैलेंस दैट, और वो वाली चीज, तो उसको आपने कैसे एड्रेस किया? सर मुझे लगता है ये तो सबसे बेस्ट पार्ट है सर, कि मैथ्स की जीएस से कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि अगर हम दिन में हिस्ट्री या पॉलिटी पढ़ के बोर हो रहे हैं, फिर हमारा ऑप्शनल भी हिस्ट्री और पॉलिटी है, पीएसआईआर है, तो हम फिर वही चीज़ दोबारा और ज़्यादा डेप्थ में पढ़नी पड़ रही है हमको, तो मुझे लगता है वो तो कहीं ना कहीं डेट्रीमेंटल ही है। मैथ्स में एक तो क्या है, सिलेबस कंप्लीटली डिफरेंट है जीएस ऑप्शनल से, तो अगर आप बोर हो जा रहे हैं तो आप ये पढ़ के इजीली अपना इंटरेस्ट कंटिन्यू रख सकते हैं और आपका दिन बर्बाद नहीं जाएगा। और थर्डली सर, मैथ्स में सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि जो सिलेबस है, ऑल्दो वो लंबा है, बट सिलेबस काफी इंटरेस्टिंग है मैथ्स का। मतलब वो ऐसा नहीं है कि आप पढ़ते पढ़ते बोर होते चले जाएंगे। 13 सब्जेक्ट है, मतलब 13 टॉपिक है, अगर आप देखें 15-16 चैप्टर आते हैं उसमें, हर चैप्टर अलग तरीके का है, इट इज़ वेरी यूनिक, तो बहुत मजा भी आता है। एंड अगर सिलेबस बड़ा है तो उसका सबसे बड़ा एडवांटेज जो मुझे लगता है, जो लोगों को नहीं समझ में आती है बात, और मुझे आज तक समझ नहीं आया कि लोग ये चीज़ क्यों नहीं समझ पा रहे, कि अगर आपका सिलेबस लंबा है तो जीएस में आप वही चीजें पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी टाइम का कंस्ट्रेंट है, तो आपकी तैयारी ऑलरेडी बहुत एग्जाम ओरिएंटेड होगी। तो मुझे लगता है कि मैथ्स में जो जीएस के साथ बैलेंस करने वाली पार्ट है, अब लोग कह रहे हैं कि ऐसे में हेल्प नहीं हो रहा, एथिक्स में हेल्प नहीं हो रहा, तो जो लोग का है ऑलरेडी वो ऑप्शन, उसमें भी वो कौन सा ऐसे और एथिक्स में लाके 150 और 160 नंबर ला रहे हैं, उनके भी तो उतने ही मार्क्स आ रहे हैं। मान लीजिए वो आपसे 5-5 नंबर दोनों में ज्यादा ला रहे हैं, लेकिन मैथ्स में आप 30 नंबर ज्यादा ले आएंगे उनसे, उनके 260 एवरेज है, आप 280 290 ले आएंगे, तो आपका तो वहाँ बैलेंस हो जाएगा ना स्कोर, आप ऑलरेडी 20-25 नंबर आगे हो जाएंगे। अल्टीमेटली तो मार्क्स का गेम है सर, ये सारी जो फिलोसफी है कि ये नहीं होता वो नहीं होता, अल्टीमेटली तो मार्क्स लाना है हमको। तो अगर आप देखें तो मैथ्स आपको बहुत बड़ा एडवांटेज दे देगा इस, जैसे अभी ऑप्शनल के स्कोर कम गए हैं पिछले 2-3 साल में, उसके बावजूद अगर आप देखें तो मैथ्स में स्कोर 280 प्लस ही रहा है। जो या मैथ्स का एवरेज स्कोर भी है वो 300 से ठीक है थोड़ा नीचे आ गया, 280 प्लस आ गया है, बट 280 प्लस फिर भी बहुत अच्छा स्कोर है किसी भी ऑप्शन में। तो अगर आपके पास ये गारंटी है, तो आपको फिर उतनी सोचने की जरूरत नहीं है कि जीएस में बैलेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फिर आपको जीएस उतनी तैयार करनी है जितनी की जरूरत है। एंड वहां पे अगर आप एवरेज स्कोर कर जाएंगे, एवरेज से 2 नंबर ज्यादा भी करेंगे, मैथ्स आपका कॉम्पनसेट करके आपकी रैंक ऊपर उठा देगा। या ट्रू, आई थिंक इस बार 335 तक गए, आई थिंक। हाँ ये सर, इस बार भी 332 आई थिंक, जो मैंने अभी तक सुना है, अच्छा। 332 हाईएस्ट रहे हैं मैथ्स में, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, मतलब बहुत मुश्किल है किसी और ऑप्शनल में 332 लाना। आई थिंक इस बार पीएसआईआर में जैसे जो रैंक 5 है, उत्कर्ष द्विवेदी हैं, उनके 316 मार्क्स हैं, जो कि बहुत अच्छे मार्क्स है। लेकिन अगर कभी आप ऐसा नहीं सोचेंगे कि अच्छा मैथ्स में किसी को 325 नंबर आ गए और इतनी वाहवाही मिल रही है, क्योंकि मैथ्स में हाँ 350 लाना एक हद तक पॉसिबल है, जो शायद दूसरे ऑप्शंस में नहीं है, तो आप ये वाला फैक्टर भी आपको देखना बहुत जरूरी है। हाँ, till 2018 300 used to be a normal thing in mathematics. एग्जैक्टली सर, यस यस सर। या अच्छा, तो आपका जैसे इसमें मैथ का भी, जैसे मैथमेटिक्स का भी सिलेबस तो वास्ट है, सो यस सर। किस पोर्शंस पे ज्यादा फोकस करना है, वो वाली स्ट्रेटेजी आपकी क्या रही? सर मैंने एक चीज सबसे पहले तो ये देखा कि मतलब यूपीएससी कहाँ से क्या क्या चीजें ज्यादा पूछता है। मेरी पहली चीज तो ये थी कि मैं कुछ छोड़ के नहीं जाऊंगा, कि मैं टॉपिक्स तो सारे कवर करूंगा। उसके बाद फिर मेरी जो रिलेटिव कंफर्ट लेवल है, किस टॉपिक में कितना है और यूपीएससी कहाँ से ज्यादा पूछता है। तो आप मान लीजिए जैसे फ्लूइड डायनेमिक्स का टॉपिक है सर, तो वहाँ नेवियर स्टोक्स से एक बार सवाल आया है, वो भी प्रूफ आया है। तो ऐसे सवालों के पीछे मैं नहीं भागने वाला हूँ। अब अगर मैं उसके चक्कर में स्ट्रीमलाइंस, पाथलाइंस ये सब छोड़ रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल छोड़ रहा हूँ, तो ये तो क्राइम है मतलब मैथ्स ऑप्शन में, कि हाँ ये तो ओडीपीडी के सवाल हैं, हम ये नहीं करके आ रहे फ्लूइड कर समझ के। फिर सिमिलरली जैसे न्यूमेरिकल एनालिसिस है, वहाँ वो फॉर्मूले के प्रूफ पूछना उन्होंने शुरू किए, तो आप 3-4 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले के प्रूफ देख लीजिए, अगर उससे बाहर कुछ आया तो आप वो पूरा सवाल ही छोड़ देना। बट इसका ये मतलब नहीं कि हर एक फॉर्मूले का हर एक प्रूफ आप बैठ के रटना स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा इंटेलिजेंट होकर तैयारी करनी है कि पीआईक्यूज में क्या पूछा गया है, और मैथ्स के सिलेबस में फिर कहाँ पे ज्यादा पोर्शन बेटर कवर्ड है। क्योंकि मैथ्स में भी ऐसा नहीं है कि जैसे हम जब ने मैंने तैयारी शुरू की थी, जब तक मैथोक्रेट नहीं आया था, तब तक ऐसा नहीं था कि एक ही जगह पे कंडेंस फॉर्म में सारा अच्छा सोर्स आपको मिल रहा है मैथ्स का। वो तो मैंने भी जब एग्जाम पोस्टपोन हुआ तब मैथोक्रेट का मैंने मतलब तब मुझे पता चला कि ऐसा कुछ है, तो ये पहले भी नहीं थी। अब धीरे धीरे मैथ्स में वो अंडरस्टैंडिंग आ रही है, और स्पेशली आपने बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है इसमें, तो अब आप बहुत आराम से स्ट्रीमलाइन करके अपनी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि मेन चीज़ तो ये है, सवाल सॉल्व होना चाहिए। और पीवाईक्यू अगर आप पिछले 10-12 साल का कर लेंगे तो 80% आपका सिलेबस ऐसे ही हो जाता है, और 50% पेपर वहीं से आता है रिपीट होके। इस बार तो 2-3 सवाल पिछले साल के पेपर से रिपीट हो गए हैं।
तो वही है कि सर वो बना तो वहाँ सवाल भी प्रोफेसर ही रहे, उनका भी Yes. लिमिटेड क्वेश्चन बैंक है, लिमिटेड रिसोर्स है, तो आपको उतना ही करना है, वहीं से सवाल आने वाले, कॉलेज जैसा ही एग्जाम है सर। ये बहुत ज्यादा हवा बना दिया है कि यूपीएससी है, ऐसा है वैसा है। ये मुझे इसलिए मुझे लगता है कि जेई का एग्जाम ज्यादा टफ था इससे। ये तो कॉलेज जैसा हाँ, एग्जाम है, अगर आप पढ़ के जाएंगे तो आपको ऑलरेडी पता होता है कि क्या आने वाला है, कैसा आने वाला है, और आपको क्या करना है पेपर में। जैसे कि अगर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बात करें तो उसमें या तो लोरेंट एक्सपांसन पूछेगा या हार्मोनिक कंजुगेट हाँ पूछेगा, यस। मतलब वो हाँ ये क्वेश्चंस उसके इर्द गिर्द ही रहेंगे। कंटूर सर उसमें तीन चार टॉपिक हैं सर, बिल्कुल। कंटूर इंटीग्रेशन का आना ही आना है, लॉरेंट हाँ एक्सपेंशन हाँ का आना ही आना है, फिर वो हार्मोनिक कॉन्जुगेट इस बार नहीं आया बट वो ऑलमोस्ट हर साल का उसमें है। हाँ आ या नहीं तो जाता है। कभी कभी कंटिन्यूटी का पूछ देंगे, डिफरेंशियबिलिटी पूछ देंगे। यही सब आता रहता है सर घूम घूम के, और लोग पता नहीं फिर उसमें फंसे रह जाते हैं कि क्या करें नहीं करें, बट जो पूछ रहे हैं आप पहले उतना कर लो, उसी में हो जाएगा आपका। हाँ, जैसे कि अगर पीडी का ही लें, उसमें तो एप्लीकेशन ऑफ पीडी में हीट वेव इक्वेशंस है। सो वो जनरली आते हैं 15 मार्कर ही आते हैं, वो दे आर कैलकुलेशन प्रोन। तो उस टाइप के यस फिर सर। लोगों की प्रैक्टिस रहे तो वो पीवाईक्यू हाँ एनालिसिस yes, ही आएगी बेसिकली। जी सर जी सर। अच्छा, इसमें एक रिलेटेड क्वेश्चन ये भी रहता है कि जैसे कुछ एस्पिरेंट्स जैसे कि वी हैव गॉन थ्रू पीवाईक्यूज वंस, सो शुड वी रिवाइज देम, उस चीज पे तो कितना कुछ रिवीजन चाहिए उस पे भी, क्वेश्चंस पे? हाँ हाँ सर, पीवाईक्यूज रिवाइज करने चाहिए। एंड जो मेरी स्ट्रेटजी थी मैथ्स में, प्रीलिम्स के बाद जब मैं मैथ्स पढ़ रहा था तो फिर मैंने सोचा टेस्ट सीरीज सॉल्व करता हूँ, बट टेस्ट सीरीज जो उस समय अवेलेबल थी, जिस इंस्टीट्यूट की अवेलेबल थी, वो बहुत ही इनएफिशिएंट लगी मुझे। वो 15-15 दिन बाद पेपर चेक करके दे रहे थे, तो मैंने कहा यार जब 15 दिन बाद तो मैं पेपर ही भूल जाऊंगा कि क्या लिखा था नहीं लिखा था, तो वो तो उससे मुझे कुछ फायदा नहीं मिलेगा। तो मैंने इंस्टेड क्या किया, मैंने पीवाईक्यू एक बार पूरे सॉल्व किए। लास्ट 10-12 साल के G20 वाले ग्रुप पे उन्होंने टॉपिक वाइज पीवाईक्यू सेग्रीगेट किए हैं। आई थिंक वो बहुत हाँ अच्छे तरीके से किया हुआ है, तो वो मैंने प्रिंट करके वो सारे सॉल्व किए, जिसमें मैं बीच बीच में आपको फोटोज भेज के डाउट्स भी पूछता रहता था। एंड फिर वो जब मैंने वो एक बार सॉल्व किए, फिर मैंने उसमें कुछ क्वेश्चन मार्क कर लिए कि ये टाइप के क्वेश्चन या तो ज़्यादा रिपीट होते हैं, या तो ये इंपॉर्टेंट है जो मुझे थोड़ा सा याद करना पड़ेगा कि इसका यही एक तरीका है, दूसरे तरीके से मुझसे नहीं हुआ। और फिर सेकेंड टाइम फिर मैंने वो पूरा पीवाईक्यू एक बार दोबारा दिया, तो पीवाईक्यू मैंने 2 बार पूरे दिए, और तीसरे बार वो जो 5 दिन का गैप आता है हाँ जीएस और मैथ्स के बीच में, तो वहां जो मैंने क्वेश्चन अपने मार्क कर रखे थे, और जो मैंने शॉर्ट नोट्स बना रखे थे मैथ्स के, जो कि मैंने मैथोग्रेड चैनल पे अपने डाल रखे हैं, वो मैं पूरा रिवाइज करके गया था। तो पीवाईक्यू तो आपको रिवाइज करने ही करने हैं, क्योंकि पीवाईक्यू रिपीट होते हैं, और वो ऐसा रिपीट होते हैं कि कभी कभी वो हल्का सा डेटा चेंज कर देंगे, कभी कभी तो वो भी नहीं करते वो। तो मतलब आपको जब ऑलरेडी पता है कि 50% पेपर पीवाईक्यू से आना है, तो वो तो आपको किताब की तरह पढ़नी चाहिए कि आपके पास ये क्वेश्चन बैंक है, यहीं से सवाल 50% आने हैं, तो आपको वो अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए मेरे हिसाब से। वो पीवाईक्यू आपकी बेस्ट टेस्ट सीरीज है लास्ट 10-12 साल में। हाँ, उससे थोड़ा यूपीएससी के मूड में भी आ जाएंगे एस्पिरेंट्स की। यस सर। अच्छा, इसमें ये है कि जैसे सिमिलर पेपर्स फॉरेस्ट के भी होते हैं, सो उनके हाँ पीवाईक्यूज भी देखने चाहिए। हाँ सर, बिल्कुल देखना चाहिए। जैसे मैंने वो जब G20 वाले में देखा, जब उन्होंने सारे डाल रखे थे टॉपिक्स, तो एक बहुत मैंने इंटरेस्टिंग पैटर्न ऑब्जर्व की थी कि मान लीजिए जो इस साल सिविल सर्विस में आता है, वो या तो अगले साल फॉरेस्ट में आ जाएगा, और जो पिछले साल फॉरेस्ट में आया हुआ है वो सिविल सर्विस में आ जाएगा, बस उसमें मार्क्स का वो चेंज हो जाता है, कितने हाँ मार्क्स से पूछते हैं। और फॉरेस्ट में इन जनरल जो है क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बेटर होता है यूपीएससी से, यस। क्योंकि फॉरेस्ट का पेपर ही वैसा बनाया हुआ है कि वहाँ ऑप्शनल पे महत्व ज्यादा है। तो आई थिंक अगर आप फॉरेस्ट के भी क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो अच्छी बात है। अब जैसे कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक है, जैसे साइलोस थ्योरम है मॉडर्न अलजेब्रा में, या बाकी में भी कुछ कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक है, अगर आप खाली सिविल सर्विस के लिए ज्यादा ओरिएंटेड है तो आप वो टॉपिक्स थोड़ा इग्नोर कर सकते हैं। बट जो कॉमन टॉपिक्स हैं, जैसे कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी पे भी है, अगर आप क्वेश्चन का लेवल देखें तो फॉरेस्ट में थोड़ा बेटर आता है। तो अगर आप वो एक बार सॉल्व कर लेंगे तो सिविल सर्विस से आपको और आसान लगने लगेगा। तो आई थिंक आपको दोनों का करना चाहिए, मतलब इसमें वो भेदभाव नहीं करना चाहिए कि मैं सिविल सर्विस दे रहा हूँ तो मैं वही करूंगा, सवाल तो मैथ्स के ही हैं अल्टीमेटली, तो वो आपको सॉल्व कर लेना चाहिए एक बार। ओके। अच्छा, एक रिलेटेड क्वेश्चन जो आजकल बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है कि मतलब मैथमेटिक्स कौन ले, जैसे कुछ बच्चे हैं जो जिनका बैकग्राउंड मैथ है, मींस दे आर बीएससी और एमएससी, सो दे आर आस्किंग कि शुड वी गो विद इट और नो। तो इसमें आप मींस क्या सजेस्ट करोगे कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए इन द बैकग्राउंड सो दैट वन कैन गो विद दिस ऑप्शन? सर सबसे पहली बात है कि अगर आपने 12th क्लास के बाद मैथ्स नहीं पढ़ी है, तो फिर तो आपको बिल्कुल मैथ्स नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि 12th की मैथ्स और जो ये वाली मैथ्स है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। सेकेंडली, अगर या तो आपने बीएससी एमएससी या बीटेक बी ये वाली डिग्रीज किए हैं, तो आपको डेफिनेटली मैथ्स कंसिडर करना चाहिए, काफी मतलब वन ऑफ योर मोस्ट प्रोमिनेंट ऑप्शंस इनमें से मैथ्स होना चाहिए। अगर तो आपने बीएससी एमएससी कर रखी है, तब तो लगभग लगभग आपका पूरा कॉलेज का सिलेबस यूपीएससी का ही हाँ सिलेबस है, और जो आपके जैसे कॉलेज के पेपर आते हैं वही यहाँ पे आते हैं।
वो अलग बात है कि मान लीजिए आपको कॉन्फिडेंस नहीं आया होगा बीएससी या एमएससी करते हुए, आपके मार्क्स कम रहे होंगे, बट आपको ये समझना होगा जब आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो वो तैयारी अलग होती है कॉलेज के पेपर के हिसाब से। तो अगर आपका सिलेबस काफी हद तक मैच कर रहा है, आपने पहले पढ़ रखा है, आपके एक एप्टीट्यूड है मैथमेटिक्स में, तो आपको जरूर लेनी चाहिए। जहां तक जिन लोगों ने इंजीनियरिंग की हुई है, तो हमारा 60 to 65% सिलेबस है मैथ्स के सिलेबस में। तो बाकी का 30-35% जो फिजिक्स का सिलेबस है और थोड़े एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं, वो अब आराम से कवर हो जाते हैं। तो आपको आपको भी अच्छे से सोचना चाहिए, क्योंकि मार्क्स फेचिंग है मैथ्स का ऑप्शन। थोड़ा टाइम 2 महीने ज़्यादा लेगा, लेकिन वो 2 महीने में वो आपको 20-25 नंबर ज़्यादा लेके भी देगा। तो आई थिंक ये वाला अगर आप एनालिसिस करें तो मैथ्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन में से एक होना चाहिए। एटलीस्ट आपके टॉप 2-3 ऑप्शन में तो एक मैथ जरूर होना चाहिए। यस। अच्छा, इसमें जैसे इनिशियल स्टेज पे जब एस्पिरेंट्स इज डिसाइडिंग दैट ही शुड गो विद मैथ और नो, तो उसको मतलब क्या चीज है जिसके थ्रू ही शुड सी की ओके इज ही फिट और सी इज फिट और नॉट फॉर दैट, लाइक पीवाई के सर एनालिसिस या हाँ, कुछ? या नहीं आई थिंक सबसे पहले आप जैसे कुछ चैप्टर है, जैसे ओडी है पेपर 1 में, या न्यूमेरिकल एनालिसिस है पेपर 2 में, या एलपीपी है जैसे पेपर 2 में। तो आप पहले ये टॉपिक स्टार्ट करके देखिए, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक हैं, ये 5-5 6-6 दिन में खत्म भी हो जाते हैं, या 7-8 दिन में। तो अगर आप ये टॉपिक में कंफर्टेबल हैं, अगर आप 70 to 80% क्वेश्चन सही सॉल्व कर पा रहे हैं फर्स्ट गो में, आपको याद नहीं करनी है, आप सॉल्व करके देखिए, आप पढ़ पढ़ के देखिए, आप फॉर्मूला देख देख के सॉल्व करिए। बट अगर आपसे सॉल्व हो जा रहे हैं, तो फिर तो मैथ्स में आपको बाकी टॉपिक इनसे टफ हैं, तो मतलब ये वाले आपसे उधार है तो आप वो भी कर पाएंगे, मतलब करने के चांस है। बट अगर आपको यही में अगर आप थोड़ा लड़खड़ा रहे हैं, या यहाँ पे आपको डिफिकल्टी आ रही है, तो फिर आप मैथ्स को आपको बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि फिर रियल एनालिसिस और बाकी टॉपिक्स कैलकुलस वगैरह वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। तो आपको एटलीस्ट ओडी, न्यूमेरिकल एनालिसिस, एलपीपी या लीनियर एल्जेब्रा, इन चार में से कोई 2 सब्जेक्ट आप एक बार करके देखिए। वो एक हफ्ते 10-15 दिन का बात है। अगर आप इसमें कंफर्टेबल हैं, आपको मजा आ रहा है, आपके सवाल सही सॉल्व हो रहे हैं, और जो गलत हो रहे हैं आपको क्यूरियोसिटी आ रही है कि क्या गलत हो गया, कैसे गलत किया, तो आपको डेफिनेटली मैथ्स लेना चाहिए, फिर आपके लिए बहुत बेनिफिशियल ऑप्शन रहेगा सर। ओके। ओके, अच्छा, अब जो एक क्वेश्चन ये भी जनरली पूछा जाता है कि मैथमेटिक्स हो गया एक तरफ, और जीएस एंड एथिक्स एंड ऑल अदर पेपर्स ऐसे वगैरह, तो इसमें टाइम डिवीजन किस टाइप होना चाहिए, या मतलब इट विल फ्लक्चुएट और क्या रहना चाहिए मतलब? सर वो थोड़ा तो फ्लक्चुएट करता है, बट ऑन एन एवरेज सर मैंने 50-50% रखा था कि अच्छा। मैथ्स का मेरा 50% जाएगा ही जाएगा कम वॉट में, क्योंकि मुझे पता था मैथ्स में मुझे स्कोर करना ही करना है। अगर मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में तो ये नहीं पता होता जीएस में कितना स्कोर करेंगे, तो मुझे इतना ये पता था कि मैथ्स में तो मुझे 280 प्लस में ला सकता हूँ। एक्चुअली मेरा टारगेट 300 प्लस था, बट वो आ नहीं पाया। बट मुझे इतना पता था कि मैं मैथ्स में जितना एफर्ट दूंगा उतना रिवॉर्ड मुझे मिल जाएगा, जीएस में इस चीज़ की गारंटी नहीं है। तो मैंने 50-50% कर रखा था कि मैं आधा दिन मैथ्स पढ़ूंगा, बाकी आधे दिन में हम अपने जीएस के टारगेट्स कंप्लीट करूंगा। और इससे एक सबसे बड़ी फायदा ये होती है कि फिर जीएस में आप वही चीज़ें पढ़ेंगे जितनी ज़रूरी है। मान लीजिए आपने, अगर आपने सोचा है आज आप पूरे दिन इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ेंगे, तो यार वो 25 नंबर का आता है पेपर में, तो उसके लिए आप 250 पन्ने की किताब पढ़ने बैठ जाएंगे, आपका पूरा दिन निकल जाएगा। बट अगर आपको पता है वो 25 नंबर का आएगा, तो 50 पेज के नोट्स बना लिए उसके, वही बार बार पढ़ेंगे, 2-3 घंटे में हो जाएंगे, बाकी टाइम आप दूसरे जीएस सब्जेक्ट में लगा देंगे, तो फिर मैथ्स भी आपका चल रहा होगा, तो आपकी तैयारी बहुत एग्जाम सेंट्रिक हो जाती है। तो मैंने तो मैथ्स को 50% टाइम दिया था, क्योंकि मैथ्स का सिलेबस भी लंबा है, होने में भी टाइम लगता है। शुरू में मैं जॉब के साथ भी कर रहा था, तो मेरे पास थोड़ा टाइम भी कम था। तो मैंने एकदम वो किया हुआ था कि मैथ्स मेरा 50%, अगर मैं दिन में 10 घंटे पढ़ रहा हूँ, तो 5 घंटे मैथ्स को जाएंगे ही जाएंगे, बाकी 5 घंटे फिर मैं जीएस पढ़ूंगा। ओके। अच्छा, और चीज रहती है जो शॉर्ट नोट्स वाली चीज है, कि जैसे मैथमेटिक्स में भी उसका क्या इम्पोर्टेंस है? शॉर्ट नोट्स लाइक 3-4 पेजेस पर टॉपिक। आई थिंक सर बहुत इंपॉर्टेंस है मैथ्स में, क्योंकि ऐसा है कि हर टॉपिक में, मतलब हर सब्जेक्ट में टॉपिक्स एक तो बहुत ज़्यादा हैं, फिर उन टॉपिक्स में कुछ कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी पड़ती हैं। तो आप ये नहीं सोच सकते हैं कि एक बार आपका पूरा टॉपिक हो जाए, तो जब आप रिवाइज करेंगे तो आप अगेन पूरा अपना मटेरियल लेके बैठेंगे। जैसे हम लोग यूजुअली आईएमएस के नोट्स पढ़ते हैं, तो अब आईएमएस के नोट्स ऑलरेडी ऑल्दो कंसाइज हैं, बुक से ही उन्होंने कंसाइज किया है, स्टैंडर्ड बुक से, बट वो फिर भी बहुत बल्कि हैं। तो आप एग्जाम के पहले वो नहीं रिवाइज कर सकते, तो आपको अपने शॉर्ट नोट्स बनानी पड़ेंगे कि आप 10-12 पेज में वो कंडेंस करके उतना मटेरियल लिखें, जो आपको पता है एग्जाम से पहले आपको देखना बहुत जरूरी है। और कुछ चीज़ें हमारी प्रैक्टिस में होती है, तो आपको हर चीज़ लिखने की जरूरत नहीं है। कि जो चीज़ आपको पता है, जैसे अगर वो d² = -a² होता है, आपको ये चीज़ पता है, तो आपको हर जगह ये लिखने की जरूरत नहीं है जब sin a x या cos a x में होता है वो। तो ये चीज़ आपकी प्रैक्टिस में है, लेकिन जो छोटी छोटी चीज़ें आप भूलते हैं, कि मान लीजिए sec a x का अगर आपको पी आई निकालना है,
तो उसका थोड़ा 2-3 तरीके हैं, तो उसमें शॉर्ट वाला कौन सा है जो आपको याद रखना है एग्जाम से जस्ट पहले, उसके खाली 2 स्टेप लिख दिए, क्योंकि उसके बाद का तो आपको पता है, बट इनिशियल 2 स्टेप आपने बस उसके लिख दिए। तो ऐसे करके आप अपने नोट्स बनाइए। जैसे मैंने कुछ अपने नोट्स डाल रखे हैं 8 या 9 टॉपिक के। और जैसे रियल एनालिसिस का मेरे जो शॉर्ट नोट्स है वो काफी लंबे हैं, 30-35 पेज के हैं। तो वो 30-35 पेज के इसलिए हैं क्योंकि उसमें यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी है, यूनिफॉर्म, और उसमें मैंने फिर कुछ कुछ एग्जाम्पल डाल रखे हैं जो थोड़े से कंफ्यूज करने वाले हैं, जिसमें कंसेप्ट यूज होता है। तो ताकि एग्जाम से पहले मैं वो कंसेप्ट देख पाऊँ, ताकि एग्जाम में मैं आइडेंटिफाई कर पाऊँ अगर वैसा कुछ आए। तो ये आपको करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अदरवाइज किसी भी एक टॉपिक पे मान लीजिए आप 15 सवाल करते हैं, तो आपको सारे सारे 15 सवाल दोबारा देख के जाने की जरूरत नहीं है। खाली वो 1 या 2 सवाल जिसमें कुछ ज्यादा कंसेप्ट लग रहा हो, देखो एक पर्टिकुलर तरीका हो करने का, आप वो नोट डाउन कर लीजिए, उसको ही आपको याद रखना है बस। तो बहुत, क्योंकि 5 दिन मिलते हैं सर, हाँ और हाँ 16 या 17 चैप्टर हैं, तो आप वो पूरा पूरा अगर करने बैठेंगे तो फिर तो रह गया, आपका कुछ नहीं होने वाला है। तो शॉर्ट नोट्स एंड जो पीवाईक्यूज के आपने थोड़े मार्क किए हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वो करके रखें पहले से। या टू। अच्छा, और ये है जो मैथमेटिक्स में फिजिक्स पोर्शन हो गया, रियल एनालिसिस हो गया, मॉडर्न अलजेब्रा हो गई, सो इन सब के लिए क्या एडवाइस स्टूडेंट्स को, और हाउ टू डील विद दीस टॉपिक्स, क्योंकि सर जनरली मैंने देखा हाँ है इस पे ये, थोड़ा फेयर बनाया हुआ है लोगों ने। हाँ ये सर फियर है, जेन्युइन फियर है, मेरा भी फियर था। और जब हमारी प्रीलिम्स पोस्टपोन हुई थी फरवरी में, सर मैंने जॉब छोड़ा था फिर प्रीलिम्स के लिए पढ़ने के लिए, तो जून में तो प्रीलिम्स होना था। फिर जब वो पोस्टपोन हो गया, अक्टूबर होगी, तब तक मैंने अपने फिजिक्स के टॉपिक छुए भी नहीं थे, क्योंकि वही डर की वजह से मैंने छोड़ दिया था, और बाकी मैंने अपना कर रखा था मैथ्स। तो वो मैंने सोचा था फिर प्रीलिम्स के बाद देख लूंगा। और थैंकफुली वो मेरे केस में एग्जाम पोस्टपोन हो गया, और मैं यूट्यूब पे सर्च कर रहा था कि फिर स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स, बीएससी, ऐसे करके कि कुछ भी मिल जाए ढंग का, कहीं से कुछ अगर हेल्प मिल जाए। तो वहां पे फिर मुझे मैथोग्रेड फिर मैंने फर्स्ट टाइम देखा। एंड जितने भी टॉपिक हैं सर, फिजिक्स के हैं, रियल एनालिसिस हैं, फिर कॉम्प्लेक्स में भी कुछ कुछ टॉपिक हैं, जैसे जो स्पेशल कंटूर हैं, जो वो क्वार्टर कंटूर होता है या रेक्टेंगुलर कंटूर है, ये जो, और हर टॉपिक में जो ऐसा, और रियल एनालिसिस तो खास करके सारा फिर मैंने मैथोग्रेड से कवर किया। और जितना मैथोग्रेड में कवर्ड है, अगर आप उतना कर लेंगे तो आई थिंक 90% आपके सवाल सॉल्व हो जाने हैं पेपर में। और जो 10% आपसे अगर नहीं हो पाया, तो वो किसी से नहीं होने वाला। क्योंकि एक तो सबसे बहुत अच्छी बात है जो स्पेशली फिजिक्स पोर्शन में आपने की है, कि आपने सारे पीवाईक्यू सॉल्व कर रखे हैं। और Yes. जब, जैसे मुझे याद है, जब मैं 2000 अपनी प्रिपरेशन कर रहा था, तब 20 का पेपर के आपने पीवाईक्यू सॉल्व किए हुए थे। तो तब तक मैंने आपके यहाँ से फ्लूइड डायनेमिक्स, मैकेनिक्स, स्टैटिक डायनेमिक्स, रियल एनालिसिस, ये सब कर रखा था। तो जब आप 20 के पेपर आप बाद में वीडियो डालते थे, तो उसमें मैं हमेशा सोचता यार कितना आसान सा आ गया, हमारे साल क्यों नहीं आएगा, काश हमारे साल आ जाए, प्रेशर का सवाल ना आए। और फिर हमारे साल सेम सवाल आए, Yes. एग्जैक्ट सेम सवाल आए। तो एक भी सवाल ऐसा नहीं था जो मैथोक्रेट के नोट से नहीं आए थे। तो मुझे लगता है जो फिजिक्स का एक फियर है, वो आई थिंक अब खत्म हो गया है, कि लोगों को मैथोक्रेट के अगर वो वीडियोस देख के जा रहे हैं, शॉर्ट हैं, क्रिस्प वीडियोस हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह बहुत अच्छे से एक्सप्लेन है, तो आप मतलब आप भूल भी जाओ तो खुद से डिराइव कर लोगे एग्जाम में, मतलब इतने अच्छे से आपने पढ़ा है। तो आई थिंक मैथोक्रेट सिंगल सोर्स वो होना चाहिए। मैंने एक ब्लॉग भी लिखा था मैथ्स के लिए सर, कि Yes. कौन से टॉपिक आप कहाँ से प्रिपेयर करें। तो वहाँ पे मैंने एकदम डिटेल में लिखा है कि ये टॉपिक आप मैथोक्रेट से तो आपको करना ही करना है, मतलब उसके बिना आप नहीं करेंगे ये टॉपिक, चाहे आपने कहीं भी कोचिंग ले रखी हो। तो आई थिंक वो आपका मैथोक्रेट चैनल में ऑलमोस्ट सारा कवर्ड है। ठीक है, उस ब्लॉग का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। हाँ, यस सर। ठीक है। अच्छा। अच्छा, एक चीज ये भी रहती है कि जैसे प्रिपरेशन के थ्रू मतलब ये सब रहता है लोग में एंग्जाइटी या उस टाइप की चीजें, तो उसके लिए कुछ अ, या कुछ डेली का कुछ रूटीन होना चाहिए उसके लिए, कुछ जो भी आपका सजेशन रहे। हाँ सर, मतलब वो तो होता ही है, अप्स एंड डाउन आते हैं। और बस ये है कि जब आपको कुछ तकलीफ हो रही हो किसी भी टाइप की, तो उसको दबाने की कोशिश मत करिए, बिकॉज वो ऐसा नहीं है, हर किसी को नहीं आ रही, सबको आती है। और हर किसी किसी को नहीं पता होता, रिजल्ट आने तक किसी को नहीं पता होता कि उसका क्या होने वाला है। अगर हमारा रिजल्ट नहीं आता तो 4 दिन बाद हम लोग प्रीलिम्स दे रहे होते हैं, जितने भी हमारे सिलेक्शन हुई है। तो वो एक अनसर्टेनिटी है इस एग्जाम में, तो उसके कारण आपको बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। मोस्टली आपको मेंटल, मतलब मेंटली आप काफ़ी इसमें प्रॉब्लम रहेगी। मेरे साथ भी हुआ था सर, कि जब मैंने तैयारी शुरू की और जब तक मेरा रिजल्ट आया, तो मैं करीब 17-18 kg मैंने वेट गेन कर लिया था, वो स्ट्रेस में और एंजाइटी में। तो ये होता ही होता है, ये सबके साथ होता है, ये आपके साथ कोई यूनिक चीज़ नहीं हो रही है। उसको आप दबाइए मत, उसको आप कैसे मैनेज करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कि अगर आप डाउन फेज में, तो आप अब तक कैसे आते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपकी कुछ हॉबीज होंगी, कुछ लोगों को सिंगिंग पसंद है, डांसिंग पसंद है, मुझे ड्राइव करना बहुत पसंद था। तो मैं, इन चीज़ों से आप थोड़ा सा प्रेशर रिलीज करते हैं। कुछ दोस्तों से बात करिए, जो आपके फैमिली है, फ्रेंड्स हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना थोड़ा सा प्रेशर रिलीज करते रहिए, ताकि आपको अगले दिन फिर पढ़ने का मन भी करे। कि ये नहीं हो जाए कि अगर आपको मन नहीं कर रहा तो एक एक हफ्ते तक नहीं पढ़ रहे हैं। अगर जैसे जिस दिन मेरा पढ़ने का नहीं भी मन होता था, तो मुझे पता था कि सुबह उठ के मुझे 1 घंटा तो पेपर पढ़ना ही है। उसके बाद मुझे मैथ्स में 2-3 घंटे पढ़ने ही है, जीएस में 2-3 घंटे पढ़ने ही है। ठीक है, उस दिन 4 या 5 घंटे ही पढ़े,
लेकिन वो 5 घंटे जिस दिन आपका नहीं पढ़ने का मन हो रहा है ना, उस दिन जब आप 5 घंटे निकाल रहे हैं वो बहुत जरूरी है। ना कि जिस दिन आपका पढ़ने का मन हो रहा है 12-13 घंटे पढ़ गए, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो तो जब जिसका मन हो रहा है पढ़ने का वो हर कोई कर रहा है। बट जिस दिन नहीं पढ़ने का मन हो रहा है उस दिन वो 5-6 घंटे कैसे पढ़ रहा है, वहीं पे आई थिंक डिफरेंस आता है इन द पीपल हु आर गेटिंग सिलेक्टेड एंड जो सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं। कि आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखते हैं, वहाँ डिसिप्लिन की बहुत जरूरत है, कि कुछ तो आपके अंदर एक डिसिप्लिन होनी ही चाहिए। एंड आप ऐसे जॉब में भी जाना चाह रहे हैं जहाँ पे डिसिप्लिन का बहुत वैल्यू है, तो आई थिंक आप ये अपने अंदर आप पहले ही इनकलकेट कर लीजिए, तो आपके प्रिपरेशन में भी आपको हेल्प करेगा। ओके। अच्छा, एक रिलेटेड क्वेश्चन ये भी रहता है कि जैसे प्रीलिम्स एंड मेंस, तो इनकी जो प्रिपरेशन है वो इंटीग्रेटेड होनी चाहिए या पीस मील, इन द सेंस कि बोलते हैं कुछ लोग कि प्रीलिम्स की अलग करो या मेंस की अलग करो, सो नहीं सर, उसमें आप। ऐसा कोई बहुत अलग प्रिपरेशन तो नहीं होती है। मान लीजिए जैसे अगर हम पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं, तो उसमें हमको प्रीलिम्स का भी सामान है, उसमें मेंस का भी सामान है, तो पढ़ तो हम साथ में ही रहे हैं। सेम ज्योग्राफी में, मॉडर्न हिस्ट्री में, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में ऐसे कॉमन ही रहता है। कुछ कुछ सब्जेक्ट हैं जैसे सोसाइटी हो गया, या इंटरनेशनल रिलेशन है, या इंटरनल सिक्योरिटी है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, ये ऐसे टॉपिक हैं जो सिर्फ मेंस में आते हैं। इनका प्रीलिम्स में उतना रोल नहीं है, तो इनको आप प्रीलिम्स के पहले कवर करिए। और जो कुछ टॉपिक्स हैं जो प्रीलिम्स के 2-2.5 महीने पहले जो बहुत प्रीलिम्स हैवी टॉपिक हैं, जैसे रामसर साइट्स हो गया, या पॉलिटी में कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें, आर्टिकल्स हैं, कौन किसको अपॉइंट, कौन किसको रिजाइन करता है, जो आपको प्रीलिम्स के लिए फैक्ट्स याद होने चाहिए, या प्रीलिम्स के 2-2.5 महीने पहले तैयारी करिए। वो आपको बहुत पहले पढ़ने का, एक दो बार पढ़ लीजिए, बट पहले बहुत पहले याद रखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फिर आप भूलते चले जाएंगे। एंड ये भी है कि बीच बीच में जैसे आप टेस्ट देते रहते हैं, तो आपका फीडबैक बनता रहता है। तो ऐसा नहीं है कि आपने सोचा कि आज मैं प्रीलिम्स का पढ़ता हूँ, कल मैं मेंस का पढ़ूंगा। पहले आप पढ़िए। प्रीलिम्स और मेंस में फिर दो डिफरेंशिएशन है, वो आपको धीरे धीरे अपने आप अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, पीवाई क्यू देख के, टेस्ट सीरीज देख के, जो आपकी रिवीजन है उसमें आप जब रिवीजन करेंगे आपको समझ आएगा ये फेडरल इश्यूज हैं, तो ये मेंस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और या फिर उसका दूसरा एस्पेक्ट है कि उसमें क्या क्या आर्टिकल नंबर है जो इंडियन फेडरेशन से रेलिवेंट है, वो प्रीलिम्स में भी काम आ जाएगा, वो मेंस में भी काम आ जाएगा आंसर लिखने में। तो ये ऐसे आपकी तैयारी होनी चाहिए। और प्रीलिम्स की जो तैयारी है वो प्रीलिम्स के 2.5 महीने पहले, 3 महीने पहले सिर्फ आप स्पेसिफिक प्रीलिम्स का पढ़िए, उतना जरूरी है। आप 6 से 7 महीना प्रीलिम्स का पढ़ेंगे तो फिर ना आपका प्रीलिम्स होगा, और अगर हो भी गया गलती से तो आपका मेंस तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। Yes. अच्छा, ठीक ठीक है सुवांगर। सो इन जनरल जो ये आपकी एडवाइस रहेगी स्टूडेंट्स को रिगार्डिंग मैथमेटिक्स और इन जनरल अबाउट सीएससी? सर इन जनरल एडवाइस तो यही है कि आप थोड़ा डिसिप्लिन मेंटेन करिए, कंसिस्टेंसी से पढ़िए, एंड जितना एग्जाम की जरूरत है आप उतना ही पढ़िए। कि आप यहाँ को आपको यहाँ का अपना जबरदस्ती ज्ञान बांटने के लिए आप नहीं आ रहे हैं यहाँ पे, कि आपने दुनिया भर की किताबें पढ़ ली, घर पे लाइब्रेरी बना दिया, लेकिन एग्जाम में कुछ लिख के नहीं आ पाने जितना आपने ज्ञान अर्जित कर लिया है। आप बस एग्जाम के लिए पढ़िए, आपको एग्जाम क्लियर करना है, एकेडमिक एग्जाम है एट द एंड ऑफ द डे। जहाँ तक मैथ्स की बात है सर, मैथ्स में वही चीज़ है कि देखिए, आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि ऑप्शनल जो है इकलौता ऐसा पेपर है जिसमें यूपीएससी चाहता है कि आप बहुत एक्सपर्ट तरीके से पढ़ाई करिए। तो मैथ्स में आपकी तैयारी वैसी होनी चाहिए कि आपको कोई भी टॉपिक दिया जाए तो उसके आप 80-85% सवाल आप कर पाए वहां से। तो आप मैथ्स में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आइडेंटिफाई करिए। छोड़ना हमको कुछ नहीं है, जैसे मॉडर्न एल्जेब्रा भी है, बहुत स्ट्रांग नहीं है मेरा, बट मैंने डिसाइड किया था कि जो इजी चीज़ है, कि मान लीजिए ग्रुप प्रूफ करने आ गया, या फिर क्वार्टेनियन ग्रुप है, या जैसे होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, लैग्रेंज थ्योरम, 3 थ्योरम्स ऑफ आइसोमॉर्फिज्म, जो देख के थोड़े टफ लगते हैं बट एक्चुअली में बहुत आसान है। तो ये आसान सवाल तो हमसे हो ही जाने चाहिए। जो अगर अगर मुश्किल आया तो जिनको पढ़ के जा रहे हैं उनसे भी नहीं होने वाला, और हम पढ़ के नहीं गए तो हम तो ऐसे भी नहीं करेंगे। तो आपको ये थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और आप मैथमेटिक्स का सिलेबस अच्छे से देखिए, अच्छे से कवर करिए। 6 से 8 महीने लगते हैं पहली बार में, फिर रिविजन में 3 से 4 महीने लगते हैं। तो अगर आप अच्छे से, बहुत अच्छे से मैथ्स प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, तो एटलीस्ट इतना टाइम आपको मैथ्स को देना ही पड़ेगा। तो मैथ्स आई थिंक कहीं ना कहीं उतना रिवॉर्डिंग भी है आपके लिए। तो अगर आप मैथ्स ऑप्शन ले रहे हैं तो पहले तो आप जीएस से मत डरिए कि जीएस से कैसे लिंक करेंगे। ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि आप जीएस में फिर उतना ही पढ़ेंगे जितनी आपको जरूरत है, फिर आपके पास उतना टाइम ही नहीं होगा कि आप 50 किताबें पढ़ रहे हैं। तो आई थिंक कहीं ना कहीं मैथ्स आपको बहुत हेल्प करने वाला है। तो अगर आपने डिसाइड कर लिया मैथ्स आप लेंगे, तो मैथोक्रेट चैनल है। मैथोक्रेट चैनल में तो जितने वीडियोज हैं आप देख लें तो उतने, मतलब उसके नोट्स बनाए हैं आप, मैंने तो नोट्स बनाए हैं जो मैथोक्रेट चैनल के नोट्स हैं, वो आपको बहुत हेल्प करेंगे एग्जाम से पहले। तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं सर, और बाकी मैंने ब्लॉग में लिखा ही है मैथ्स में क्या कैसे करना है हर एक टॉपिक वाइज। तो आप थोड़ा बहुत मेरा देख के फॉलो कर सकते हैं। मैंने कनिष्क कटारिया सर का देखा था, बट आपको एग्जैक्ट किसी का नहीं करना, आप अपने हिसाब से उसको फाइन ट्यून करते रहिए। जैसे कनिष्क कटारिया सर ने कहीं लिखा था कि आप ये टॉपिक 15 दिन में करिए, अगर मेरे से 20 दिन में हो रहा है तो ऐसा नहीं कि मैं बैठ के रो रहा हूँ कि मैंने 5 दिन बर्बाद कर दिए। उन्होंने 15 दिन में कर लिया था, मेरे से 20 दिन में हुआ। तो आप थोड़ा मेरे आसपास फाइन ट्यून कर सकते हैं या कनिष्क कटारिया सर के आसपास, बट ओवरऑल तरीका तो मैथ्स में सेम ही है, क्योंकि पेपर बहुत हर साल सेम जैसा आता है। तो अगर आपकी रिवीजन अच्छी है, और मैथ्स में आपका स्कोर हमेशा बढ़ता ही चला जाएगा, कभी कम नहीं होगा, क्योंकि कुछ करंट अफेयर्स का है ही नहीं। आप जितना रिवाइज करेंगे उतना आपका मैथ्स अच्छा होता जाएगा। तो मैथ्स ऑप्शन अगर आपने लिया है तो मैथोक्रेट जो चैनल है ये तो आपका
गो टू सोर्स होना चाहिए। बाकी चीज़ें मैंने अपने ब्लॉग में भी लिखी हैं, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। Okay, thank you, Subankar. By the side of Mathocrat family, we wish you all the very best. थैंक यू सर। मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया करना चाहता हूँ सर कि अगर मैथोकैट चैनल से मैं परिचित नहीं होता सही समय पे, मेरे सर प्रिपरेशन में कुछ चीज़ें लकी रही हैं मेरे लिए कि कुछ चीज़ें मैं सही टाइम पे मुझे मिल गई हैं। तो अगर वो मैथोकैट उस टाइम पे मुझे नहीं मिलता तो मेरा कहीं से कहीं तक सिलेक्शन नहीं होना था। क्योंकि मुझे पता है मतलब 50 से 60 नंबर तो मैथोकैट चैनल से आए हैं मेरे, जितने फिजिक्स के टॉपिक हैं, रियल एनालिसिस है, और जो एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है। जैसे मैथोकैट में एक चीज़ और भी बहुत अच्छी है कि जब आप सवाल सॉल्व करते हैं तो ऐसा नहीं है आपने बता दिया देखो ये स्टेप है, इसके बाद खुद से कर लेना। आप एंड तक उसको करते हुए जाते हैं। एंड आपकी जो मेंटालिटी है सॉल्व करते हैं वो समझ आती है कि अच्छा इंटीग्रेशन में आपने ये चीज़ 2 स्टेप कैसे स्किप कर दिए, तो आप वो बता के करते हैं। तो आई थिंक वो भी बहुत इफेक्ट करता है एग्जाम टाइम पे जब हम सॉल्व कर रहे होते हैं पेपर पेन से। तो कुछ कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं सर मैथोग्रेड चैनल में, जो यूजुअली जो बाहर लोग मैथ्स पढ़ा रहे हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। वो सारे गैप्स आपने कवर किए हैं, इसलिए मैं तो जहाँ जाता हूँ मैं हर किसी को कहता हूँ अगर आप मैथ्स कर रहे हैं तो मैथोग्रेड तो आपको पहले देखनी है, बाद में आप बाकी चीज़ें देखनी। तो ये मैं तो एक तो आपको थैंक करना चाहता हूँ सर, आपने प्रीलिम्स और मेंस के बीच में भी मैं इंडिविजुअली आपसे कांटेक्ट में रहा था तो आपने मेरे काफ़ी डाउट सॉल्व किए थे। और मतलब मैं जितना बोलूँ उतना कम है सर, मैथोक्रेट का तो बहुत बड़ा रोल है मेरे प्रिपरेशन में भी और फिर सिलेक्शन में भी सर। Thank you, Subankar. थैंक यू सर।